Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 17th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 17 जनवरी 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है मोंटेनेग्रो को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो हमारा नेशनल मोटो ऑफ इंडिया है सत्यमेव जयते, इसको एम्बलम ऑफ इंडिया के नीचे लिखा गया है। आखिरकार जो ये सत्यमेव जयते वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन ए बोलता है कथा उपनिषद, ऑप्शन बी चंदोग्या उपनिषद, ऑप्शन सी ऐतरेय उपनिषद या फिर ऑप्शन डी मुंडका उपनिषद। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोग को पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं डेली बेसिस पर बोलता हूँ। जिसको नहीं मालूम हो जाकर सर्च करो, आपको डेफिनेटली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, उस टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो के एंड में भी मैं आप लोगों को इसका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पहले पेपर पर तो कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो, और ऑब्वियस सी बात है हम लोग न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं ताकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को अपने सिलेबस से रिलेट करें, फिर उसको अच्छे से एनालाइज करें। तो डायरेक्टली चलते हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट पेज पर एक आर्टिकल आता है मैरिटल रेप को लेकर। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है खासकर जीएस पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैरिटल रेप पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। अब यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग इसको अपने सिलेबस से रिलेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मुद्दा क्या है, देखो मैरिटल रेप को लेकर पिटीशन डाली गई और सरकार से भी जवाब मांगा गया कि मैरिटल रेप के ऊपर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैरिटल रेप एग्जैक्टली क्या है, शादी के बाद भी यहाँ पर वुमेन के साथ रेप हो जाना, उसको हम लोग मैरिटल रेप बोलते हैं। तो सरकार अभी क्या बोलती है कि हम लोग डिस्कशन करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के साथ, कुछ यूनियन टेरिटरीज़ के सीएम्स के साथ, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ कंसल्टेशन डिस्कशन करने के बाद हम लोग कुछ आगे स्टेप्स उठाएंगे। तो जो विमेंस है उनका कहना यह है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिले कर रही है, सिर्फ और सिर्फ देरी कर रही है और बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और मामला ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। वापस से मैरिटल रेप को लेकर कोई भी यहाँ पर सिचुएशन उठाई नहीं जाएगी, कोई भी यहाँ पर स्टेप्स उठाए नहीं जाएंगे। ये यहाँ पर किसका कहना है, खासकर वेमेन का कहना है, और खासकर एक बॉडी है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वेमेन एसोसिएशन, इनका कहना है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। होता क्या है, मैरिटल रेप को एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब जो सेक्शन 375 है हमारे आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का, वहां पर मैरिटल रेप को एक्सेप्शन में रखा गया है। ठीक है, तो मतलब मैरिटल रेप के खिलाफ में कोई प्रावधान आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्टली आप कह सकते हो कहीं ना कहीं ये जो रेप है इसको एक लीगैलिटी मिली हुई है। तो इसी वजह से आज के टाइम पर ये इतना कंसर्न में देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, प्लस क्या होता है, ये इश्यूज़ क्या हैं, प्लस सरकार का क्या स्टेटमेंट आया है, वो भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूं। तो पहली बात तो आपको देखना होगा ये आर्टिकल एग्जैक्टली सिलेबस में कौन से पोर्शन से रिलेट होगा। तो जीएस पेपर 1 में बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है, जैसे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वेमेन, इश्यूज रिलेटेड टू वेमेन। तो इन सभी टॉपिक्स से आप लोग इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, एक बैच ऑफ पिटीशंस ने यहाँ पर मांग की है कि जो मैरिटल रेप है उसको क्रिमिनलाइज किया जाए। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैरिटल रेप को लेकर जैसे मैंने बताया ना, कोई भी ऐसा प्रावधान देखने को नहीं मिलेगा। मैरिटल रेप को एक एक्सेप्शन में रखा गया है, तो बोला गया कि भाई इसको क्रिमिनलाइज किया जाए। ठीक है, ये भी एक क्राइम है ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैरिटल रेप को एक छूट मिल जाती है, वो छूट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए।
तो मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया आखिरकार मैरिटल रेप होता क्या है। यहाँ पर आपने देखा, और खासकर देखो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी में देखने को मिलेगा, जहाँ पर पैट्रियार्कल मतलब जहाँ पर मेल का ज़्यादा दबदबा देखने को मिलेगा, मेल को ऊपर रखा जा रहा है, ठीक है, मेल को ऊपर रखा जा रहा है और फीमेल को बहुत ज़्यादा नीचे रखा जा रहा है। तो इसी की वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद क्या बताया गया कि देखो, जब फेमिनिज्म का सेकेंड वेव आया तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने क्या करा, मैरिटल रेप को एज अ ऑफेंस क्रिएट किया कि हाँ, आखिर अगर किसी की मैरिज होती है, मैरिज के बाद भी अगर इस प्रकार से जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के साथ ज़बरदस्ती करता है, ठीक है, वो मैरिटल रेप की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है, और उसको बहुत सारी कंट्रीज ने क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर रखा है, लेकिन इंडिया के अंदर वो क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पर देखने को मिल रही है। इसी चीज़ की मांग की जा रही है कि हाँ, इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए। क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करें लीगल प्रोविजंस की, क्या कोई लीगल प्रोविजंस है, कोई प्रावधान है मैरिटल रेप को लेकर? अगर ऐसा होता है, कोई जोर जबरदस्ती होती है शादी के बाद भी, तो क्या यहाँ पर संविधान कुछ यहाँ पर एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है वुमेन को? तो यहाँ पर देखो, मैरिटल रेप को हमेशा से ही एक्सेप्शन में रखा गया है। मैंने आपको ये दूसरी बार बता रहा हूँ, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा इंडियन पिनल कोड है, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 375 है। इंडियन पिनल कोड के अंदर सारे आप कह सकते हो धारा मेंशन है, और जो सीआरपीसी होता है वहाँ पर सारे प्रोसीजर मेंशन होता है कि किस प्रकार से यहाँ पर सज़ा देनी है, ठीक है। तो आईपीसी का जो सेक्शन 375 है, ये यहाँ पर एग्जेम्प्ट करता है फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ, ठीक है। वही शादी के बाद यहाँ पर एक आदमी अगर वेमेन के साथ ज़बरदस्ती करता है तो उसको एक्सेप्शन में रखा गया है, उसके खिलाफ कोई भी यहाँ पर कार्रवाई ऐसी देखने को मिलेगी नहीं, और वो सब आता है सेक्शन 375 के एक्सेप्शन वाली कैटेगरी के अंदर। अगर यहाँ पर एक कंडीशन है, जो ये काम है, ये एक तरीके से जो वाइफ है उसकी जो एज है वो 15 से ऊपर की होनी चाहिए, ठीक है। तो उस मैन के खिलाफ, अगर जिसने ये काम किया है उस मैन के खिलाफ कोई भी ऐसा यहाँ पर आप देख पाओगे चार्जेस वगैरह नहीं रखे जाएंगे, ठीक है। अगर ये 50 जो वाइफ है, वाइफ की एज 15 से कम होती है, अगर कोई ऐसा काम किया जाता है जहाँ पर जो फीमेल है उनकी एज 15 से कम होती है, तो यहाँ पर अगेन एक तरीके से स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। बट 15 से एज अगर ज़्यादा होती है तो यहाँ पर मैन के खिलाफ जो है कोई ऐसे स्टेप उठाए नहीं जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैरिटल रेप एक्सेप्शन की, यहाँ पर जो मैन है उसको एक्सेप्शन में रखा गया है, ठीक है। अब सरकार क्या बोलेगी आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों एक्सेप्शन में रखा गया है। फिलहाल तो अभी आपको ये भी समझना होगा कि आखिरकार जब हमने मैरिटल रेप को एक्सेप्शन में रखा तो इससे दिक्कतें क्या हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बेसिक राइट्स है वेमेन के, ठीक है, उनको एक तरीके से मतलब सही से बेसिक राइट्स वेमेन के मिल नहीं पा रहे हैं, उनके अगेंस्ट में सारी बातें जा पा रही हैं, ठीक है। सारी बातें वेमेन के अगेंस्ट में देखने को मिलेगी, क्योंकि देखो जब हम लोग सब भारत के नागरिक हैं, संविधान में हमारे पास सारे राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी सभी के पास है, चाहे वो वेमेन है चाहे वो मैन है, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी के पास है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सभी के पास है, कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ आप देख पाओगे, राइट टू पर्सनल लिबर्टी देख पाओगे, ठीक है। तो ये सारे राइट्स जो वेमेन के हैं, ये बेसिक राइट्स वो वायलेट हो रहे हैं, ऐसा यहां पर देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार क्या बोलती है कि हमने अभी तक इसको क्रिमिनलाइज क्यों नहीं किया। सरकार का पहला कहना यह है कि अगर हम लोग इसको मैरिटल और रेप को अगर क्रिमिनलाइज कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, जो यहाँ पर शादी की प्रथा है ना, वो कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर सरकार का कहना है, ठीक है। उसके बाद सरकार का दूसरा क्या यहाँ पर मुद्दा होता है, सरकार स्टैंड यहाँ पर दूसरा ये देती है कि अगर हम लोगों ने इसमें एग्जेम्पशन दिया, अगर हम लोगों ने इसमें अगर हम लोगों ने यहाँ पर क्रिमिनलाइज कर दिया इसको, तो इससे क्या होगा, इस प्रोविजन का मिसयूज होगा। और सरकार ने बोला आज के टाइम पर जो सेक्शन 498 है, जो कि एक तरीके से दहेज को लेकर यहाँ पर सेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर दहेज के रिगार्डिंग वेमेन को परेशान किया जाता है तो वो वेमेन सेक्शन 498 ए का इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। तो सरकार ने बोला आज के टाइम पर इस सेक्शन 498 का मिसयूज हो रहा है, गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, नेगेटिव वे में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर वेमेन इसका गलत यूज कर रही है, ऐसा यहाँ पर सरकार का कहना है। तो अगर हम लोग इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि इस मैरिटल रेप का भी बहुत ज़्यादा मिसयूज होता हुआ नजर आए, ऐसा यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है, ठीक है। ये यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आता है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा तो यहाँ पर एक बहुत ईजी टूल बन जाएगा वेमेन के लिए हस्बैंड को हैरेस करने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट का स्टेटमेंट निकल कर आता है। तो इसी मुद्दे को यहाँ पर बोला गया कि इसके ऊपर सुनवाई की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। और वेमेन का कहना क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात और सुनो।
यहाँ पर क्या बोला गया, सरकार ने बोला कि हम लोग खुद सजेस्ट करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, जो भी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं एक तरीके से स्टेट के, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के, उनके साथ डिस्कशन किया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ डिस्कशन किया जाएगा, उसमें फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, जुडिशल अकेडमीज होंगी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ होंगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया होगा, ये सब लोग होंगे, बार काउंसिल ऑफ हाई कोर्ट होंगे, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज एंड पार्लियामेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोग के साथ बैठकर डिस्कशन किया जाएगा, उसके बाद ही हम लोग आगे कोई सजेशन लेकर आ सकते हैं, सरकार का कहना यह है। तो यहाँ पर जो मरियम धवले हैं, ठीक है, ये कौन है, ये जनरल सेक्रेटरी हैं AIDWA की। AIDWA क्या है, ये है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वेमेन एसोसिएशन। तो इनकी यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल हैं। अब जनरल सेक्रेटरी इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि आप लोगों ने सबको तो बैठा लिया, सबके साथ डिस्कशन कर रहे हो, यहाँ पर वेमेन का है, आपने वेमेन को इग्नोर कर दिया, ये तो वेमेन के राइट की बात हो रही है ना। यहाँ पर जो मैरिटल रेप है ये वेमेन की राइट को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है, और वेमेन को ही आपने इस डिस्कशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया, तो ये यहाँ पर कैसे चलने वाला है। तो ये यहाँ पर वेमेन का कहना है, और एग्जैक्टली ये एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा। वेमेन ये भी बोलती हैं, जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, ये इन्होंने एक और स्टेटमेंट ये दिया कि देखो वेमेन के पक्ष में कोई काम हुआ ही नहीं है, क्योंकि एक बिल पिछले 25 सालों से लटका पड़ा है, उस 25 साल से यहाँ पर उस बिल को पास नहीं किया गया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर वेमेन को भी तो एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। वेमेन को आज के टाइम पर पार्लियामेंट के अंदर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलता नहीं है, बहुत कम रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो क्या है, लगभग 33% रिजर्वेशन लाने के लिए, अगर वेमेन को 33% रिजर्वेशन मिल जाता है पार्लियामेंट के अंदर, तो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। अब इस रिजर्वेशन को लेकर बिल लाने के बारे में चर्चा की गई थी, और 25 साल से मामला अटका पड़ा है, अभी तक कोई बिल लाया नहीं गया है। कोई भी वेमेन यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर आज ज़्यादातर देखने को मिलेंगी नहीं, रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा है नहीं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वेमेन के फेवर में नहीं जा रही हैं, ऐसा इनका कहना है। कहना यह है कि अब यहाँ पे एग्जैक्टली फेवर में करना पड़ेगा, इस बिल को भी पास करो, प्लस उसके बाद साथ साथ यहाँ पर मेन मकसद है खासकर जो मैरिटल रेप है इसको क्रिमिनलाइज करो। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, क्या मैरिटल रेप पहले भी चर्चा में था? बिल्कुल पहले भी चर्चा में था। देखो हुआ क्या था, आपको मालूम होगा, एक निर्भया गैंगरेप के बारे में, ठीक है। ऐसे यहाँ पर गैंगरेप हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे देखने को मिले हैं यार, ठीक है। अब क्या है ना, इसके बाद भी बहुत सारी कमिटीज़ को बनाया गया था। अब क्या है, JS वर्मा रिटायर्ड यहाँ पर मतलब इनको एक तरीके से इनके थ्रू कमेटी बनाई गई, और इन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई देखो क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। मैरिटल रेप का इन्होंने एक सोल्यूशन दिया। सोल्यूशन क्या है कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, जो आपने सेक्शन के अंदर एक्सेप्शन दे रखा है, मतलब छूट दे रखी है मैरिटल रेप को, उस एक्सेप्शन को ही खत्म कर दो ना, उस एक्सेप्शन को खत्म कर दो, उसको क्रिमिनलाइज कर दो, इनका कहना यह है। लेकिन सरकार क्या बोलती है रिस्पॉन्स में, वो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया कि इसका मिसयूज भी हो सकता है। क्लियर हुआ? तो आर्टिकल को हमने काफ़ी अच्छे से इसका पोस्टमार्टम कर दिया है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दी हैं। एग्जाम से कैसे रिलेट कर सकते हो, क्या सिचुएशन है, क्या इशू है, कैसे लिख सकते हो, सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि आप लोगों की क्या राय है, ठीक है, इस मैरिटल रेप के रिगार्डिंग क्या प्रावधान होना चाहिए, ठीक है, ये छूट रहनी चाहिए या फिर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए? आप अपने यहाँ पर सोच से क्या कह सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखना। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ यहाँ पर आता है अगला आर्टिकल, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो दुनिया भर में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है, एक वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिला है। अब आप कहोगे वॉल्केनो तो इरप्ट होते रहते हैं, ज्वालामुखी तो फटते रहते हैं, लेकिन ये जो ज्वालामुखी फटा है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मैसिव इरप्शन था। कहाँ पे हुआ है? तोंगा के अंदर हुआ है। इनफैक्ट आप इमेजिन ये कर सकते हो, कल बहुत सारी मैं आर्टिकल्स और पढ़ रहा था, उन आर्टिकल्स में ये भी एग्जैक्टली लिखा हुआ था कि ये जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है ना, ये जो ज्वालामुखी फटा है, इसकी जो आवाज़ है वो 10,000 किलोमीटर दूर तक यहाँ पर सुनाई पड़ी है। तो अपने आप में समझ सकते हो कितना ज़्यादा भयंकर ये वॉल्केनिक इरप्शन होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो वॉल्केनो था ये एक सबमरीन वॉल्केनो था। सबमरीन मतलब आप कहोगे पानी के अंदर, बिल्कुल पानी के अंदर यहाँ पर वॉल्केनो था। ये ऐसे बहुत सारे वॉल्केनो होते हैं, इनको हम लोग सबमरीन वॉल्केनोज बोलते हैं, जो कि पानी के अंदर होते हैं। ये इरप्ट हुआ और इसकी वजह से बहुत दूर तक आवाज़ गई। और क्या हुआ, अभी तक बोला जा रहा है, देखो अभी तक हमारे पास कोई ऐसा डेटा निकल कर नहीं आया है कि कितने लोगों की डेथ वगैरह हुई है, और पॉसिबिलिटी है कि ऐसा डेटा आने वाले टाइम पर, जो कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। होपफुली ऐसा ही हो कि ऐसा कुछ भी ना हो कि किसी की जान वगैरह गई हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो देखने वाली बात है कि एग्जैक्टली क्या डेटा हमारे पास आता है। अभी चर्चा ये की गई है, काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है, खासकर तोंगा वाले रीजन में। आप लोगों को मैप में दिखाता हूँ एग्जैक्टली कहाँ पर सिनेरियो पूरा का पूरा क्रिएट हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे ये पैसिफिक ओशन है, इधर आपको ऑस्ट्रेलिया नज़र आएगा, नीचे आपको न्यूजीलैंड नज़र आएगा, बीच में यहीं पर तोंगा है। अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा। और बोला गया यहाँ पर वॉल्केनो इरप्ट हुआ और उसकी वजह से आप कह सकते हो कि यहाँ तक सारी साउंड गई है। तो अपने आप में इमेजिन कर सकते हो ये कितना ज़्यादा खतरनाक देखने को मिला होगा, कितना ज़्यादा खतरनाक इरप्शन हुआ होगा, और ये क्या क्या डिस्ट्रक्शन वहाँ पर क्रिएट हुआ होगा।
ये हमारे पास कुछ सैटेलाइट इमेजेस आई हैं। ये देखो सैटेलाइट इमेज आई है। सैटेलाइट इमेज में यहाँ पर बताया गया कुछ इस प्रकार से ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ है। ये काफ़ी बड़ा सा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है। क्वेश्चन ये है, ये तोंगा कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? तो इधर आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आएगा, ठीक है, इधर आपको न्यूजीलैंड नजर आएगा, ऊपर आप जाओगे तो इधर तोंगा नजर आएगा, जो कि मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा सा एक एस्टिमेशन के तौर पर एक पॉइंट करके बताया था। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग और जूम करें तो कुछ इस प्रकार से तोंगा का आइलैंड नजर आता है। तोंगा की जो कैपिटल है वो है नुकु अलोफा, ठीक है, ये आपको कैपिटल देखने को मिलेगी। कैपिटल से थोड़ी सी और आगे जाओगे ना, इनके छोटे छोटे दो आइलैंड और हैं, वहीं पर ये आपको वॉल्केनो देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है, उस वॉल्केनो का नाम क्या है? क्योंकि डेफिनेटली एग्जाम में काफ़ी सारे वॉल्केनो के नाम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ उसका नाम क्या है। हमारे आर्टिकल में मेंशन नहीं है, मैंने इसको अलग से लिख के रख रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम है हुंगा तोंगा हुंगा हापाई। हाँ, इसका एग्जैक्टली ये नाम देखने को मिलेगा, हुंगा तोंगा हुंगा हापाई। तो यही वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको बताया बेसिकली एक ये सबमरीन वॉल्केनो है। सबमरीन वॉल्केनो कौन से होते हैं, यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हो एक बार पिक्चर में, या आपका कुछ ज्योग्राफी का पोर्शन भी कवर हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा ये हुआ ओशन, ये हुआ समुद्र, समुद्र के अंदर यहाँ पर ये वॉल्केनो है जिसको हम लोग सबमरीन वॉल्केनो बोलते हैं। क्लियर हुआ? इस प्रकार से वॉल्केनो है। और इसका इतना नेचर डिस्ट्रक्टिव क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट का कहना यह है वाटर और मैग्मा दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल गए, ठीक है। देखो एग्जैक्टली ऐसा मतलब जनरली ऐसा देखने को मिलता नहीं है, ठीक है। और होता क्या है, बहुत धीरे धीरे यहाँ पर मैग्मा वाटर आपस में डाइल्यूट होता है, लेकिन बट अभी जो हुआ है वो काफ़ी तेज़ी से प्रोसेस देखने को मिला। और मैग्मा अपने आप में बहुत गर्म होता है, आपको पता है, ठीक है, जो लावा है वो बहुत गर्म होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा इरप्शन देखने को मिला। आपने ये देखा सबमरीन वॉल्केनोज कौन से होते हैं? जो कि समुद्र के अंदर में होते हैं। अब इसी प्रकार से वॉल्केनो इरप्ट होते 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 अब क्या हुआ, देखो जब नीचे से मैग्मा निकला, लावा बिल्कुल खौलता वाला, इनफैक्ट 1200 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ पर लावा देखने को मिलता है। अगर खौलता हुआ निकलेगा बाहर, पानी से मिला, ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसे एक नया आइलैंड भी क्रिएट कर देते हैं, नया आइलैंड भी दिखने लगता है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को वॉल्केनो के बारे में पहले भी काफ़ी बार पढ़ा रखा है, बट मैं आप लोग को एक थोड़ा सा बहुत जो बेसिक है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि आपके ज्योग्राफी का ये पोर्शन है जो कि जीएस पेपर 1 के अंदर आता है। जब आप वॉल्केनो की बात करते हो तो आपको काफ़ी सारे प्रकार के देखने को मिलते हैं, लेकिन वॉल्केनो के स्टेट के बारे में बात करें तो एक एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलता है, एक डोरमेंट होता है और एक एक्सटिंक्ट होता है। तीनों में क्या डिफरेंस है आप इसके नाम से समझ गए होंगे। एक्टिव वॉल्केनो जिसका जो मैग्मा चैम्बर है वो भरा रहता है, यहाँ पर लावा भरा पड़ा है, ठीक है, ये कभी भी इरप्ट हो सकता है ना। डोरमेंट वॉल्केनो कौन सा होता है, इसका मैग्मा चैम्बर धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, ये मतलब कभी कभी इरप्ट होता है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या है, यहाँ पर आप कह सकते हो इसका मैग्मा चैम्बर खाली है, अब ये एक तरीके से मतलब बेकार हो चुका है, ये कभी इरप्ट होगा नहीं, ठीक है। तो ये तीनों का डिफरेंस होता है। और ये पिक्चर मैंने आप लोग को टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, इसको भी जाकर देख सकते हो। जब भी हम लोग वॉल्केनो पढ़ते हैं तो उसकी लेबलिंग जरूर पढ़ लिया करो। देखो जब जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, बेसिकली जब ये वॉल्केनो के अंदर होता है तो इसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, जब ये बाहर निकलता है तो इसको लावा बोलते हैं, बस खाली नाम का डिफरेंस हो जाता है ना। और उसके बाद जो ये लावा होता है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐश और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये आप देख पाओगे बेसिकली पूरा का पूरा वॉल्केनो का एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, जिसको लेबलिंग के थ्रू समझाया गया है। क्लियर हुआ? और जब हम लोग पैसिफिक ओशन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर तोंगा रीजन देखने को मिला है, और ये पूरा का पूरा हमारा रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। और इसी एरिया के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज पाए जाते हैं, ठीक है, दुनिया के सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज यहाँ पर पाए जाते हैं। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो अगर कौन सी कंट्री है तो इंडोनेशिया में आपको सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट ये वाला रीजन सबसे ज़्यादा एक तरीके से कंसर्न रहता है टुवर्ड्स वॉल्केनो। और इनफैक्ट यहाँ भी हमने ये देखा, ये जो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है तोंगा वाला रीजन में, ये इतना डिस्ट्रक्टिव था कि बहुत सारे डेटा बताता है कि ये इतना भारी रहा कि ऐसा लगा कि 5.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि यह कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। और इसकी वजह से जो ये कोस्टल एरियाज़ है, खासकर नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जापान के कोस्टल एरियाज़ देखने को मिल जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया का कोस्टल एरिया, न्यूजीलैंड का कोस्टल एरिया, यहाँ पर लोगों को बोल दिया गया कि भाई पीछे रहो, ठीक है, आपको आगे नहीं जाना है, आपको बिल्कुल भी कोस्टल एरियाज़ पे नहीं रहना है, लोगों को पीछे हटाया गया है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ एग्जैक्टली क्या डिस्ट्रक्शन ये देखने को मिला है। इसी वजह से इस तोंगा वॉल्केनो के बारे में जो चर्चा है वो दुनिया भर में हो रही है। इस वॉल्केनो का नाम क्या है एग्जैक्टली लिख लेना, मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से बता देता हूँ, नाम है हुंगा HUNGA, फिर तोंगा TONGA, फिर उसका फिर से हुंगा HUNGA, फिर उसका हापाई HAAPAI, ठीक है, ये इसका नाम है। क्लियर हुआ? मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है। आगे बढ़ते हैं।
ना उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। हेट स्पीच को लेकर आपने काफ़ी सब कुछ पढ़ रखा है और हेट स्पीच के रिगार्डिंग कैसे कैसे आंसर लिखना है मैंने आप लोगों को वो भी समझा दिया है और इनफैक्ट आपको डेटा भी प्रोवाइड करवा दिया है। नहीं पता है, बहुत सारे लोग नए हैं हमारे साथ, तो उनके लिए मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ इस आर्टिकल को आपको कैसे पढ़ना है। फिलहाल तो अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है और उन्होंने बताया, देखो जो ये हेट स्पीच है, जो यहाँ पर एक तरीके से आप बोलते हो हेट स्पीच कैसे देखने को मिलता है। कोई एक व्यक्ति ये ऐसी भाषा बोलकर दो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ ग्रुप के बीच में एक नफरत पैदा कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेट स्पीच। तो हेट स्पीच कहीं ना कहीं थ्रेट है हमारे लिए, हमारी डिग्निटी के लिए, हमारे काफ़ी सारी राइट्स हैं उसके लिए काफ़ी बड़ा खतरा है, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मैं आप लोग को वो भी थोड़ा सा बताऊंगा एग्जैक्टली यहाँ पर क्या क्या है हेट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, ये जो हेट स्पीच का रिगार्डिंग बातचीत है क्यों हो रही है, क्योंकि हरिद्वार के अंदर रिसेंटली इसी प्रकार का एक इवेंट हुआ था जहाँ पर एक व्यक्ति ने ये सारा हेट स्पीच दिया था। और हुआ क्या, सरकार ने उस व्यक्ति के खिलाफ अभी कोई इतने प्रॉपर एक्शंस नहीं लिए थे, ठीक है, उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा था फिलहाल। तो अभी आज न्यूज़ आई है कि उसको अरेस्ट भी कर लिया गया है, ठीक है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, वो अरेस्ट भी हो चुका है। अब यहाँ पर एक बात और है, ठीक है, वो ये एक बात है यार कि वीडियो को लाइक कर देना, लाइक नहीं किया है तो, ठीक है, मुझे याद नहीं रहता है कहना, ठीक है, लेकिन कल मैंने बोला था तो कल काफ़ी सपोर्ट मिला। इनफैक्ट कल वाले वीडियो पर 5,000 से ज़्यादा लाइक्स क्रॉस हो चुके हैं। तो इतना यार सपोर्ट कर ही सकते हो, यहाँ पर कोई चीज़ें पेड वगैरह नहीं है, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, 1 सेकंड निकालना है और वीडियो लाइक हो जाएगा, ठीक है। तो याद दिला दिया है, अब फटाफट इसी समय पर लाइक मार देना और फटाफट इसको आज भी 5,000 से ज़्यादा पहुँचा दो। इस प्रकार का सपोर्ट देखकर एक मोटिवेशन मिलता है यार, प्लस वीडियो और भी बहुत आगे रीच होता है, आगे तक लोगों तक पहुँचता है, ठीक है। तो आर्टिकल पर आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो ये हेट स्पीच है जो कि अभी हरिद्वार में देखा गया, प्लस अभी और भी बहुत सारे इवेंट आने वाले हैं तो वहाँ पर भी हेट स्पीच देखने को मिल सकता है, तो इसके खिलाफ काफ़ी बड़ा स्टेप लेना चाहिए। और हेट स्पीच काफ़ी बड़ा एक तरीके से खतरा है हमारे लिए, हमारी इंटीग्रिटी के लिए, हमारे कंट्री के यूनिटी के लिए, जो हमारी कंट्री में एकता है उसको तोड़ता है ये। क्यों, मैंने आपको बताया ना, दो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के बीच में नफरत को पैदा किया जाता है, नफरत बढ़ा दी जाती है, जिससे यहाँ पर दो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ आपस में लड़ने लगती हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो वो हेट स्पीच है। तो क्या है, वो कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी, जो कंट्री के अंदर यूनिटी है, एकता है, उसको ब्रेक डाउन करता हुआ भी नजर आता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, देखो हमारे प्रियम्बल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है, जब आप लोग प्रियम्बल देखते हो तो वहाँ पर मेंशन है यूनिटी के बारे में, इंटीग्रिटी के बारे में, फ्रेटर्निटी के बारे में, भाईचारा के बारे में, एक एकता के बारे में, इंटीग्रिटी के बारे में, तो ये सारी चीज़ें के बारे में मेंशन है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो प्रियम्बल के अंदर जितनी चीज़ें मेंशन्ड है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती हुई नजर आती हैं इस हेट स्पीच से। मैं आप लोग को एक बार प्रियम्बल का एक तरीके से नज़ारा दे देता हूं, या आपको प्रियम्बल नजर आते, देखो प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एक्जैक्टली प्रियम्बल के अंदर क्या क्या है देख पाओगे। प्रियम्बल जब हम लोग बात करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया से यहाँ पर स्टार्ट होता है, इसके अंदर आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, आपको ये सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। प्लस हमारे संविधान बात करता है इंटीग्रिटी, यूनिटी को लेकर, तो उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एग्जैक्टली तो ये जो हेट स्पीच है ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बुरी तरह से अफेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो यह है, सर हेट स्पीच क्या होता है, समझ में आ गया, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया तो बिल्कुल एक बार फिर से समझेंगे। दो पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जिससे कि उनके बीच में विवाद बढ़ जाए और एक नफरत काफ़ी बढ़ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं हेट स्पीच। और इसी प्रकार की जो डेफिनेशन है वो 267th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने मेंशन करी है कि हाँ, जो हेट स्पीच है बेसिकली वो एक हैट्रेड है, एक नफरत फैलाई जाती है इन टर्म्स ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और रिलीजियस बिलीफ के बेसिस पर। उसके बाद यहाँ पर बोला गया आखिरकार हेट स्पीच बढ़ने के पीछे के कारण क्या क्या है। कारण सबसे पहले बात फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, मतलब बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो अपने आप को ऊंचा मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं कि हाँ भाई हम लोग सबसे ऊपर हैं। जो भी यहाँ पर उनके थोड़ा सा जो नीचे वाला क्लास वाला ग्रुप है, ठीक है, उनको यहाँ पर अपने से नीचा समझकर कुछ ऐसे यहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ना, उनकी आइडियोलॉजी कुछ अलग प्रकार की होती है और अपनी आइडियोलॉजी के प्रति काफ़ी ज़िद्दी होते हैं। या यार हम ऊपर हैं, हम ऊंचे हैं, हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, ये ऐसा है वो वैसा है। तो इस प्रकार की आइडियोलॉजी की वजह से भी आज के टाइम पर जो हेट स्पीच है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो रही है, ये कम होती हुई नज़र आई नहीं। अब अगर हम लोग बात करें, अगर मान लो कोई व्यक्ति हेट स्पीच यहाँ पर करता है, हेट स्पीच देता है, तो क्या उसको अरेस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल।
तो कहाँ पर प्रोविजन है वो सारे, तो आईपीसी में जाओगे इंडियन पिनल कोड के अंदर। तो इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 153A और सेक्शन 153B जो आपको मेंशन किया गया है, इसके अंदर बोला गया अगर कोई व्यक्ति हेट्रेड को फैलाता है दो ग्रुप्स के बीच में तो डेफिनेटली उसको पनिशमेंट दी जाएगी। उसी प्रकार से जो सेक्शन 295A है हमारे आईपीसी का, ये भी इसी चीज़ से डील करता है कि हाँ कोई व्यक्ति अगर मैलिशियसली इन चीज़ों को आगे प्रमोट करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर पनिशमेंट होगी। उसके बाद यहाँ पर आईपीसी का ही सेक्शन 505 क्लॉज 1 और 505 क्लॉज 2 ये भी यहाँ पर बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति इस हेट स्पीच को लेकर पब्लिकेशन करता है या फिर कुछ इस प्रकार का कंटेंट को सर्कुलेट करता है सभी जगह पर, तो कहीं ना कहीं ये उसको भी पनिशमेंट होगी। उसके बाद ये तो बात की गई आईपीसी की। आईपीसी के अलावा भी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके अंदर भी यहाँ पे प्रावधान है कि अगर कोई हेट स्पीच फैलाता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर सजा की जाए। जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो सेक्शन 8 है बेसिकली वो बात करता है कि मान लो यहाँ पर एक तरीके से एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने क्या किया, अपना ये एक तरीके से इलीगल तरीके से इस हेट स्पीच का इस्तेमाल किया। तो अगर मान लो वो इलेक्शन के अंदर खड़ा होने वाला था, इलेक्शन लड़ने वाला था, तो उसको वो काम करने से रोका जाएगा, इलेक्शन लड़ने से रोका जाएगा, क्योंकि अपने आप में उसने काफ़ी हद तक दुश्मनी फैला दी है। उसी प्रकार के जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 123(3)A ये आपको देखने को मिलेगा, प्लस सेक्शन 125 आपको देखने को मिलेगा। इनका भी यही बारे में कहना है, इनका कहना यह है कि मान लो अगर इलेक्शंस के अंदर आप लोग इस हेट स्पीच का इस्तेमाल करते हो, रेस, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पर आप लोग यहाँ पर हेट स्पीच को प्रमोट करते हो और वो इलेक्शन के रेफरेंस में किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जितने भी ये इलेक्शन प्रैक्टिसेस हैं वो करप्ट कहलाएंगी, ऐसा भी यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आता है। क्लियर हुआ? नाउ आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ हेट स्पीच के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी गई है। मज़ा आ रहा है ना? सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही है? ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे बात की गई है कोहिमा को लेकर। कोहिमा कहाँ पर आपको नागालैंड के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली एक सेमेट्री है विद अ टेनिस कोर्ट। मतलब क्या है, ये कब्रिस्तान देखने को मिलेगा और कब्रिस्तान अपना में बहुत पुराना है। बोला गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का यहाँ पर ये ग्रेव आपको देखने को मिलेगा। इस पूरे कब्रिस्तान को मेंटेन किया गया है कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन के थ्रू। ये मुद्दा क्या था मैं आपको समझाता हूँ। जो कोहिमा है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। कोहिमा नागालैंड के अंदर है। मैं आप लोगों को एक बार मैप में भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैप में भी चीज़ों को देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपको हमारा महान भारत नज़र आएगा, और मैप को थोड़ा सा जूम करोगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाओगे तो आपको यहाँ पर ये नागालैंड नज़र आएगा। नागालैंड की कैपिटल आपको यहाँ पर एक कोहिमा भी नज़र आ जाएगी। क्लियर हुआ? अब इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करके देखें तो इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा। नागालैंड के इधर आपको असम, उधर अरुणाचल प्रदेश, इधर मणिपुर है। अच्छा, कौन सा दूसरा यहाँ पर कंट्री नागालैंड के साथ बॉर्डर को शेयर करता है, उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो, क्या है उसका नाम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नहीं, अभी इसी आर्टिकल को ख़त्म करना है। अभी यहाँ पर क्या चर्चा की गई है, लगभग बोला गया 3 अप्रैल की बात है, ठीक है। जो जापानीज़ फोर्स है, लगभग 15,000 के आसपास जापानीज़ की फोर्सेस हैं, इन्होंने अटैक किया कोहिमा पर, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है यहाँ पर, तो उन्होंने अटैक किया कोहिमा पर, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे जो कि यहाँ पर इसको डिफेंस करने में लगे रहे, ठीक है। काफ़ी सारे लोग थे एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने यहाँ पर डिफेंस किया इसको, ठीक है, और अगेंस्ट में लड़े, ये यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और हुआ क्या, जिन भी लोगों ने इस पूरे एरिया को, कोहिमा को डिफेंड किया था, कोहिमा को बचाया था, उनकी डेथ हुई, ठीक है, इस पूरे वॉर के अंदर। तो उनकी जब डेथ हुई तो उनकी यहाँ पर आप कह सकते हो ये एक तरीके से ग्रेव को बनाया गया, उन्हीं का यहाँ पर एक तरीके से वो जब डेथ हुई है तो उनकी ग्रेव को यहाँ पर बना दिया गया, और उसी के बाद आप कह सकते हो यहाँ पर एक कब्रिस्तान तैयार है। और ये जो कब्रिस्तान है बेसिकली यहाँ पर इसको आज के टाइम तक मेंटेन किया गया है। जो ब्रिटिश यहाँ पर एक तरीके से देखने को मिलेंगे CWGC, मतलब कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन देखने को मिलेगा, ये इसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है। हालांकि हमने यहाँ पर क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एग्जैक्टली क्या देखने को मिला था, ब्रिटिशर्स ने जो भी बहुत सारे लोग थे, क्योंकि 15,000 जापानीज फोर्सेस थे और दूसरी तरफ यहाँ पर लगभग आप कह सकते हो 2,500 के आसपास यहाँ पर कुछ देखने को मिले थे लोग कोहिमा की साइड से। तो आपस में डिफेंड करने के बाद जापानीज वापस से लौटे भी, जापानीज ने विड्रॉ कर लिया था मई के आसपास, ये आप लोगों को पता होगा एग्जैक्टली। अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ छोटी मोटी चर्चा की जा रही है, पूरे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। अगर पूरा सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ने लगे तो फिर अपने आप में वो वीडियो ही मतलब काफ़ी लंबा हो जाएगा। डेफिनेटली कवर करेंगे कभी ना कभी। अभी फिलहाल यहाँ पर आप लोग इतना पढ़ सकते हो, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर यार एक तरीके से स्टार्टिक पोर्शन आप लोग पढ़ोगे ही पढ़ोगे हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। वो छूट ही नहीं सकता आपकी प्रिपरेशन के अंदर। वर्ल्ड वॉर जो है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो चीज़ें छूट ही नहीं सकती हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर इतना ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ मैं। फिलहाल आर्टिकल में एग्जैक्टली कहाँ पर क्या बताया गया ये आप लोग को ध्यान रखना है। ज़्यादा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। बस खाली यहाँ पर इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। फिलहाल तो कोहिमा वॉर सेमेट्री से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोहिमा के अंदर ही है, ठीक है, ये नागालैंड के अंदर आपको देखने को मिलेगा कब्रिस्तान। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की जा रही है, सेंटर के रिस्पांस का इंतजार किया जा रहा है ऑन लॉ ऑन इंटरफेथ मैरिज। अब इंटरफेथ मैरिज क्या होती है, जब यहाँ पर दो कास्ट है, मतलब आपको दो रिलीजन है, बेसिकली कास्ट बोल रहा हूँ, दो रिलीजन है, ठीक है, दो रिलीजन के मतलब जो भी व्यक्ति है, मान लो यहाँ पर एक रिलीजन ये है, एक रिलीजन ये है, अब इस रिलीजन का मेल और इस रिलीजन की फीमेल, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, इधर फीमेल इधर मेल हो सकता है, तो एक ये दोनों साथ में शादी कर लेते हैं, उसको हम लोग इंटरफेथ मैरिज कहते हैं। तो मतलब अपने रिलीजन से निकल कर दूसरे रिलीजन के अंदर शादी करना, उसको हम लोग इंटरफेथ मैरिज के अंदर रखते हैं। तो अभी इंटरफेथ मैरिज के अंदर आप जो भी लॉ कहते हो, देखो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 यहाँ पर इंटरफेथ मैरिज को डील करता है। अभी क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले कि इस मैरिज एक्ट का सही से यूज़ नहीं किया गया, तो अभी यहाँ पर केंद्र सरकार का रिस्पांस मांगा गया है, यहाँ पर उसी का इंतजार है कि भाई इंटरफेथ मैरिज पर ये लोग क्या एग्जैक्टली बताते हैं। क्योंकि एक केस ऐसी हुआ था जहाँ पर 27 ईयर ओल्ड आफरीन अंसारी थी, देखो ये एग्जैक्टली नाम नहीं है, आर्टिकल में बताया गया है, इनका एग्जैक्टली नाम नहीं है, आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एक अलग से नाम यहाँ पे दिया गया है। मान लो यहाँ पर एक आफरीन अंसारी है, उसका यहाँ पर एक हिंदू बॉय है जिसका नाम है मोहन शर्मा, ठीक है, इनको बीच में यहाँ पर एक तरीके से मैरिज करनी थी, घर वाले रेडी नहीं थे, पता था, तो यहाँ पर कोर्ट यहाँ पर ये गए, कोर्ट रीच करने के बाद यहाँ पर मैरिज का आगे प्रोसेस सब कुछ फिल किया, लेकिन आगे सही से ये आगे बढ़ नहीं पाए, ठीक है, कभी कुछ ना कुछ यहाँ पर अड़चने देखने को मिल गई, कुछ फॉर्म्स के रिगार्डिंग यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल गई, ठीक है, फॉर्म में स्पेलिंग गलत हो गई, इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया, मतलब काफ़ी हद तक इनको रोका गया, एग्जैक्टली यहाँ पर इनका कहना यह है। तो वो यहाँ पे बोला गया जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस की ज़रूरत है, और स्पेशल मैरिज एक्ट यहाँ पर सही से वर्क करना चाहिए, और यहाँ पे बोला गया नहीं तो ऐसे केसेस पहुँच रहेंगे कोर्ट के अंदर, और अभी यहाँ पर जो भी इंटरफेथ मैरिज है वो प्रॉपरली पीसफुली हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, एग्जैक्टली यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल में ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये आर्टिकल आने वाले टाइम पर चर्चा में आएगा। केंद्र सरकार का यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली इंटरफेथ मैरिज के ऊपर सरकार क्या बोलती है, क्या एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है, आर्टिकल वो भी आगे आने वाले टाइम पर कवर होने वाला है। जब भी यहाँ पर फ्यूचर की बात हुए कि यहाँ पर इस पर बात होगी, कोई मीटिंग होगी, ठीक है, तो इन वाले आर्टिकल्स को इसके ऊपर फोकस ज़्यादा करा मत करो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? तो इंटरफेथ मैरिज क्या होती है मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली ये भी बता दिया है। अब चलते हैं आगे। बाय द वे, मतलब जो भी छोटे मोटे आर्टिकल्स हम लोगों ने कवर कर लिए, हेट स्पीच को लेकर चर्चा की जा रही थी, मैंने कवर कर दिया ये भी। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो व्यक्ति है, ठीक है, इसने हेट स्पीच फैलाया था हरिद्वार के अंदर, हरिद्वार इवेंट में, तो अभी यहाँ पर इसको अरेस्ट कर लिया गया है 2 केसेस के अंदर, ये एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा। हालांकि काफ़ी देरी से काम हुआ है लेकिन हो चुका है, ये आप देख पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सारी पॉलिटिक्स से भरी पड़ी न्यूज़ है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पर कोविड-19, ओमिक्रॉन, इन सब के बारे में चर्चा हो रही है, जो कि अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। कोहिमा के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो सिमेट्री वाला सिचुएशन है। उसके बाद वर्ल्ड सेक्शन पर भी आप देख पाओगे दुनियादारी में क्या चल रहा है, यहाँ पर भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा नहीं। रशिया यूक्रेन के बारे में चर्चा की जा रही है, लगातार चर्चा में है और आने वाले टाइम पर भी चर्चा में देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ यहाँ पर अभी पढ़ने के लिए है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, हाँ थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, इसको रोकते हैं 1 मिनट। तो हम लोगों ने यहाँ पर वॉल्केनो के बारे में पढ़ लिया, जो वॉल्केनो इरप्शन हुआ है तोंगा में, हमने इसको भी डिस्कस किया। उसके बाद यहाँ पर भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको करना क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। फिर आज मंडे है, मंडे में इकोनॉमी या फिर बिजनेस सेक्शन आता नहीं है, बिजनेस का पेपर आता नहीं है, तो आज यहाँ पर आप देख पाओगे आपके लिए इकोनॉमी का कोई आर्टिकल नहीं है। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली चलेंगे एडिटोरियल्स पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो पेज नंबर 6 दैट इज एडिटोरियल, पहला आर्टिकल बात करता है स्टॉर्म वार्निंग्स को लेकर, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है यहाँ पर इंडियन इकॉनमी के अंदर एक काफ़ी सिचुएशन, ख़राब सी सिचुएशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि B2B इकॉनमी क्या होती है। B2 इकॉनमी की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं, खासकर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको कितना बड़ा अफेक्ट देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर कितने परेशान हैं B2B कंपनीज़ की वजह से, वो यहाँ पर ऑथर समझाते हैं। तो डिस्कस करेंगे इसको, सिंपल शब्दों में मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में चर्चा की गई है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी मैं आप लोगों को तब भी इस आर्टिकल के रिगार्डिंग बताऊँगा, एक आइडिया ज़रूर दे दूँगा। फिलहाल तो अभी क्या है, एडिटोरियल को डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है। आपको पता होगा हम लोग मेंस का क्वेश्चन भी स्टार्ट कर चुके हैं। देखो यार, आंसर राइटिंग डेली करना ज़रूरी नहीं है, पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अगर रोज़ाना आंसर राइटिंग पे टाइम दे रहे हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पेपर पास होगा तो डेफिनेटली आप लोग 70 दिन पहले, 60 दिन पहले रोज़ाना फोकस कर सकते हो, लेकिन अभी आप स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करो तो बढ़िया है, ठीक है। अब ये मत कहना कि यहाँ पर कि आप आंसर राइटिंग नहीं दे रहे हो तो एक बहाना मार रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। आंसर राइटिंग यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन रख रखा है, देखो पाओगे ऊपर, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना चाहो तो कर लेना। वैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि
आंसर राइटिंग डेली करना जरूरी नहीं है, यहाँ पर डेली टाइम मत दो, या फिर ऐसा कर सकते हो एक दिन छोड़ो या फिर 2 दिन छोड़कर करो, जिससे कि एक हैबिट बनी रहे। तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा कि हाँ एक दिन छोड़कर यहाँ पर करो, ठीक है। जैसे आज आंसर राइटिंग आपने एक आंसर लिखा, कल अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करना, क्योंकि जो आपने यहाँ पर आंसर लिखने में टाइम निकाला है, आपने 1 से 1.5 से 2 घंटा यहाँ पर निकाल दिया इसके अंदर, वो यहाँ पर आप लोग इसको कंट्रीब्यूट करना, क्योंकि आपका स्टैटिक पोर्शन अगर ज़्यादा से ज़्यादा तैयार होगा तो इससे क्या होगा, इससे आप लोग एक आंसर राइटिंग लिख पाओगे। क्योंकि सिचुएशन क्या है, जो करंट अफेयर है, ये सारे करंट अफेयर, देखो यूपीएससी का मामला यह है कि करंट अफेयर को हमें किससे रिलेट करना है, अपने सिलेबस और अपने स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करना है, ठीक है। जब तक आप लोग ये करना सीख नहीं पाओगे तब एग्जैक्टली आंसर कैसे लिख पाओगे, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे करंट सिचुएशन में कोई भी मैरिटल रेप के बारे में डिस्कशन किया हमने, अब मैरिटल रेप के रिगार्डिंग कितनी सारी बातें थी जो कि स्टैटिक पोर्शन के अंदर आती है, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, ठीक है। तो इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना, तो ये आपको करना है। तो मैं आपको फिलहाल तो एक आज आंसर दे रहा हूँ लिखने के लिए, आप लिखना ज़रूर इसके लेकर। देखो ये एक पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, पुराना क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ये 2020 का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2020 में मेंस में पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये देखने को मिला, कोविड-19 पैंडेमिक काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और इस पैंडेमिक की वजह से इनइक्वालिटीज़ काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं, पॉवर्टी इंक्रीज़ हुई है, तो क्या इसके ऊपर आप अपने विचार रख सकते हो, उसके ऊपर कमेंट करना है 150 शब्दों के अंदर, ठीक है। तो कहोगे सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको लिखने की कोशिश करना, क्योंकि होता क्या है, हम पढ़ते तो सिंपल सा लगता है, अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पे पता चलता है एग्जैक्टली हमारे पास आइडिया ज़्यादा बचते नहीं है। तो इसको अटेम्प्ट करना। अब करना क्या है, अटेम्प्ट करके कैसे देख पाओगे, मतलब इसका आंसर क्या एग्जैक्टली, तो इसका आंसर जो है मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। एक टेलीग्राम ग्रुप, हाँ टेलीग्राम ग्रुप की बात आई तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, देखो ये जो इन्फॉर्मेशन आपके मैं 2 मिनट ले रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। एक टेलीग्राम ग्रुप आपको दीपक यादव एजुकेशन के नाम से मिलेगा, जो कि अभी मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाया था। दूसरा दीपक यादव एजुकेशन, आगे ब्रैकेट में नोट्स लिखा हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर देखो न्यूज़पेपर तो मैं सेंड करता नहीं हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर की रिगार्डिंग वार्निंग आई हुई है। न्यूज़पेपर अगर हम लोगों ने सेंड किया, देखो न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं कॉपीराइट वोलेशन है, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा न्यूज़पेपर सेंड करना बिल्कुल इलीगल है, तो हम लोग न्यूज़पेपर सेंड नहीं कर सकते हैं। अब दीपक यादव एजुकेशन नोट्स वाले चैनल पर मैं आपको एक पीडीएफ क्रिएट करके प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। सारे नोट्स जो भी आपको ये नीचे दिख रहे हैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। हर तरीके से मैं चीज़ों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी सिंपल बन जाए। तीसरा यहाँ पर एक और ग्रुप है, दीपक यादव एजुकेशन मेंस डिस्कशन करके है, ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगा, उसको मैंने प्राइवेट कर रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, उसको मैं पब्लिक कर दूंगा, प्लस उसमें आप लोग मैसेज नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना। होगा क्या, अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी हुई, ठीक है, मैं पॉसिबल हो पाया, तो शाम को मैं उस ग्रुप को थोड़ी देर के लिए ओपन कर दूंगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर ही। तो क्या करना, आप लोग यहाँ पर उसमें आंसर सेंड कर देना अपने, ठीक है। देखो आंसर सेंड करके यार, देखो मैं सबके आंसर रिव्यू नहीं कर पाता हूँ, आपको पता है बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, तो यहाँ पे सबको रिव्यू करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो टेलीग्राम पर आप लोग सेंड कर सकते हो। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक आंसर, जो एग्जैक्टली उसका आंसर क्या हो सकता है, मैं आपको उसकी आंसर की प्रोवाइड करवा दूंगा। मेंस का आंसर है ये, ठीक है, आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा और उसी टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, उसको मिला लेना अपने आप से। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपना पास आंसर लिखे रहो, ठीक है, उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, उस ग्रुप का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सेपरेट में रहेंगी ना चीज़ें तो थोड़ा सा खुल के मामला रहेगा तो सही रहेगा, अलग अलग ग्रुप्स रहेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा, हमारा काम अलग से आराम से होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ये मैं सोच रहा यार पैसों के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रुप बना रखा है, तो ऐसा नहीं यार, टेलीग्राम पर कोई पेमेंट वगैरह नहीं मिलती है, आप लोगों को पता होगा, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही चल रहा है, यहाँ पर देखो हम लोग कर सकते, तो यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं इस चीज़ को। अगर हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो मैं आप लोग को इसका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा अपने डिस्कशन वाले ग्रुप पर, मेंस डिस्कशन वाले ग्रुप पर, ठीक है। तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर जो आपने लिखा है अपने पास रखे रहना, उससे मैच कर लेना, जिससे कि आप लोग कह सकते हो कि हाँ आपने कितने ज़्यादा सिमिलर पॉइंट्स लिखे हैं, या फिर अपने आप से भी लिखा है तो वो ज़्यादा बेटर ही है। तो ध्यान रखना, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता रहेगा, उसको अपने तरफ से एक तरीके से देखते रहना। डेफिनेटली यार हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट, तो अपने आप को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि इंप्रूवमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी बेसिस पर यहाँ पर ध्यान रखना। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ चुके हैं, ठीक है। फिलहाल तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुके हैं, फटाफट आते हैं आर्टिकल के ऊपर। जो पहला एडिटोरियल, चलो इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अच्छा आर्टिकल है, यहाँ पे आप देखो इस आर्टिकल को हम एग्जाम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एडिटोरियल का एग्जाम में यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चर्चा की गई है B2B कंपनी के ऊपर, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस कंपनी के दिक्कत क्या हो सकती है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, इससे प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, ये यहाँ पे बताया गया, मैं आपको बताऊंगा प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं। फिलहाल तो जितनी भी एडिटोरियल के अंदर इन्फॉर्मेशन है, ये सारी मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है, यहाँ से यहाँ तक सारी कॉपी पेस्ट इसलिए कर दी कि आर्टिकल में आपको चीज़ें सही से नज़र आ नहीं रही होंगी, लेकिन नीचे आपको डेफिनेटली सही से चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अब अगर हम लोग बात करें तो ऑथर क्या बोलते हैं, ऑथर ये बोलते हैं पिछले सप्ताह की बात है, हुआ क्या, अचानक से जो बहुत सारे लोग हैं
तालोडे, जो कि तालोडे एक जगह आपको एक छोटा सा टाउन देखने को मिलेगा, कहाँ पर, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। तो यहाँ पर एक छोटा सा टाउन है तालोडे। यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो हैं कोलगेट को नहीं खरीद पाए। जो कोलगेट का टूथपेस्ट है, जो मंजन आता है ना कोलगेट का, सभी पता होगा सभी लोगों को, तो वो लोग यहाँ पर इसको खरीद नहीं सकते थे। लोकल स्टोर पे तो मिल ही नहीं रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नंदुरबार के डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो कि इस कोलगेट को क्या करते थे, शॉप्स पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, कंपनी से लेकर आते थे और फिर दुकानों पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आपको पता होगा इसी प्रकार से यहाँ पर चलता है काम। तो उन डिस्ट्रीब्यूटर ने डिसाइड किया हम लोग कोलगेट को बॉयकॉट कर देंगे। अब क्वेश्चन है कोलगेट को बॉयकॉट क्यों करेंगे, वो आपको इसका आंसर आगे मिलेगा। तो इन्होंने बोला कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे और हम लोग यहाँ पर किराना स्टोर पर इस कोलगेट को सप्लाई नहीं करेंगे। अब किराना स्टोर पर कोलगेट नहीं आया तो लोगों के पास, आम नागरिक के पास, जो कस्टमर्स उनके पास कैसे पहुँचेगा? ठीक है, तो ये सिचुएशन हम लोगों ने देखी है पिछले सप्ताह के अंदर। तो यहाँ पे बोला गया जितने भी कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोलगेट के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि कोलगेट का एक अनफेयर ट्रीटमेंट देखने को मिला है। कोलगेट ने एक अच्छा सा ट्रीटमेंट करा नहीं है इन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। वो ट्रीटमेंट क्या है कि कोलगेट ने इन डिस्ट्रीब्यूटर की बजाय आज के टाइम पर B2B टेक्नोलॉजी को चूज कर लिया है। इन डिस्ट्रीब्यूटर को त्याग दिया और इन्होंने बोला कि हम लोग अब B2B टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे। ये B2B टेक्नोलॉजी वही है जो कि आज के टाइम पर रिलायंस का जियो, उड़ान और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज लेकर आई हैं। ठीक है, वो क्या है B2B टेक्नोलॉजी? ये बिजनेस टू बिजनेस है। मैं आपको समझाऊंगा आगे एग्जैक्टली क्या देखने को मिलता है। पहले आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर करना होगा। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे बोला गया लगभग 500,000 ऑफ इंडियाज डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब 500,000 आप कह सकते हो, जो इतने लोग हैं, आधा मिलियन से भी ज़्यादा इंडिया के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कंज्यूमर कंपनी से प्रोडक्ट को उठाए, ठीक है, उठाने के बाद जो लोकल स्टोर है वहाँ पे डिलीवर करते हैं। यही तो मेन काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। तो ये देखने को मिलता है, जैसे मान लो कोलगेट का एग्जांपल लिया, कोलगेट को लेने के बाद जो लोकल स्टोर्स हैं वहाँ पर उनको प्रोवाइड करवा दिया, है ना, ये काम करते हैं। और इस पूरे इन्वॉल्वमेंट में लगभग आप कह सकते हो 13 मिलियन जो छोटे मोटे लोकल स्टोर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और लगभग 7 लाख से ज़्यादा गाँव के अंदर ये पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि मतलब आज के टाइम पर कितना ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस देखने को मिलेगा कि हाँ बिल्कुल, जो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है वो कोलगेट को लेते हैं कंपनी से और फिर उसके बाद यहाँ पर लाकर इन लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं। तो आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटर को क्या फ़ायदा होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर का भी फ़ायदा होता है। मैं आपको बताऊँगा आगे क्या फ़ायदा होता है। क्लियर हुआ? तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडर हैं, मतलब कोई बड़ी फैमिली से आ नहीं रहे, छोटी फैमिली से हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं, या आप लोग देख पाओगे थोड़ा बहुत अपना पैसा कमा रहे हैं ताकि अपनी लाइवलीहुड को आगे व्यतीत कर पाएँ। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पर जो किराना स्टोर है तालोड़े के अंदर, मैंने आपको बताया, ये लोग यहाँ पर 100 ग्राम का जो कोलगेट का ट्यूब है, जो टूथपेस्ट है पूरा, ये लोग बेचते हैं लगभग 55 रुपये का मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर, 55 रुपये का बेचते हैं। अब होता क्या है यहाँ पर, आप ये कह सकते हो जो ये कोलगेट टूथपेस्ट है ये स्टोर पर कितने का आता है, इनकी दुकान पर आता है 45 रुपये का। ठीक है, 45 रुपये का आप कह सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो कि आता है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो कोलगेट है, बेसिकली मैंने आपको ये बताया, ये दुकान पर कौन लेकर आया है, ये डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आया है। तो डिस्ट्रीब्यूटर 40 रुपये में लेकर आया, इसने 45 रुपये में दुकान वाले को दिया, 5 रुपये इसने कमाए, ठीक है, और दुकान वाले ने 55 रुपये में यहाँ पर कंज्यूमर्स को दिया। ये प्रोसेस चलता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काफ़ी बड़ा रोल रहा। डिस्ट्रीब्यूटर ही तो यहाँ से उठाकर दुकानदार वाले तक पहुँचा रहा है। ठीक है, अब 5 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट भी कमा रहा है। ये आप देख पाओगे डिस्ट्रीब्यूटर की रोजी रोटी चल रही है। ठीक है, अच्छे से ये काम चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब क्या होता है, अब होता है यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है मार्केट के अंदर, जिसको बोलते हैं B2B कंपनीज, बिजनेस टू बिजनेस कंपनी। अब क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया कि जो किराना स्टोर है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर से कोलगेट को खरीद रहे थे, वो किराना स्टोर डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन ऐप का इस्तेमाल करके डायरेक्टली कंपनी से अटैच हो गए। भाई डायरेक्टली कंपनी से अटैच हो गए, अगर उनको चाहिए तो डायरेक्टली यहाँ पर मंगाओ और डायरेक्टली उनके पास आ जाएगा। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर का रोल खत्म हो गया। तो इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हैं प्रोटेस्ट और बॉयकॉट कर दिया इन्होंने कोलगेट को, क्योंकि ये B2B टेक्नोलॉजी के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर, देखो ये काम जो अभी किया गया है, B2B टेक्नोलॉजी से सामान और सस्ता पड़ गया। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा एग्जैक्टली क्या हो रहा था, 40 रुपये में डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा, 45 रुपये में इसने लोकल ट्रेडर को बेचा और लोकल ट्रेडर ने 55 रुपये में यहाँ पर इस फाइनल प्रोडक्ट को बेचा है। बट अब B2B कंपनीज के आने के बाद क्या हुआ, जो कोलगेट टूथपेस्ट है ये लोकल स्टोर के पास आप कह सकते हो 45 रुपये का आ रहा है। ठीक है, अब 45 रुपये का आ रहा है और मतलब डायरेक्टली आप कह सकते हो कितना कम में आ रहा है, पहले 35 रुपये का आ रहा है, मैं 45 बोला हूँ, 35 रुपीज़ का आ रहा है, पहले 45 का आ रहा था, तो अब ये कम का आ रहा है। क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर रहा है, जो लोकल ट्रेडर, जो लोकल दुकान वाला है, वो डायरेक्टली यहाँ पर कंपनी से मंगा रहा है, तो यहाँ पर कम का देखने को मिल रहा है। अब कम के दिखने में यहाँ पर
कोई ऐसा फ़ायदा देखने को मिलेगा नहीं। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यहाँ पर यह है कि जो कंपनीज़ कम पैसे में प्रोवाइड करवा रही हैं वो कंपनीज़ अपना घाटा कर रही हैं। शुरुआत में तो अपना घाटा कर रही हैं, लेकिन बाद में यहाँ पर उसी के प्राइस बढ़ा देती हैं, जैसे आपने जियो का देखा। ठीक है, जियो यहाँ पर यही बिजनेस टू बिजनेस कंपनी आपको देखने को मिलेगा। मुद्दा क्या है? जियो ने शुरुआत में सब कुछ फ्री लॉन्च कर दिया भाई, यहाँ पर फ्री में इतना फास्ट नेट दिया, फ्री में सिम्स प्रोवाइड करवाए, सब कुछ यहाँ पर फ्री चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, आज के टाइम पर सब कुछ लेवल पे आ चुका है, पेड हो चुका है सब कुछ, और काफ़ी बड़े मात्रा में पेड हो चुका है। तो ये यहाँ पर कंपनीज करती हैं, जो कि एक इलीगल प्राइसिंग इसको बोला जाता है। ऑथर यही बोल रहे हैं कि इस इलीगल प्राइसिंग की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी लाइवलीहुड को काफ़ी बड़ा खतरा पहुंचा है। आई होप आप लोग एडिटोरियल को अच्छे से कनेक्ट कर पाए होंगे, ये इसका मेन मुद्दा है। क्लियर हुआ? ये आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला जा गया, ये एक तरीके से क्रिएटिव डिसरप्शन है। इसमें क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी कंपनी है ये अपने आप का लॉस करवा लेती हैं। देखो ये कंपनीज ऐसी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनके अंदर दम है, जिनके अंदर पोटेंशियल है, अपने आप को लॉस करवा सकती हैं। लॉस करवा कर थोड़ा मार्केट में खड़ा होंगी, फिर उसके बाद यहाँ पर उसी से पैसा को जनरेट करेंगी। ठीक है, और ये अपना 15 से 20% का लॉस ले सकती हैं। तो इसी चक्कर में यहाँ पर क्या किया गया, कोलगेट टूथपेस्ट ने अपने जो लोकल स्टोर्स है वहाँ पर डायरेक्टली अपने कोलगेट को बेचा, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर खत्म हो गए, सस्ते में बेचा है। फिर आने वाले टाइम पर आप कह सकते हो सारा अमाउंट बराबर हो जाएगा, जब यहाँ पर पूरी तरह से एक व्यक्ति डिपेंडेंट हो जाएगा उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। क्लियर हुआ? ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया, ये जो कंपनीज़ हैं ये कंपनीज़ अपना घाटा करवा लेती हैं। घाटा करने के साथ साथ ये कंपनीज़ आज के टाइम पर डिस्काउंट वगैरह भी दे देती हैं, ताकि अपने कस्टमर्स को जीता जाए और कस्टमर्स को परफेक्टली अपने आप से अटैच कर लिया जाए, फिर बाद में कस्टमर के ऊपर यहाँ पर जोर दबाव डाला जाए। ऐसे यहाँ पर उड़ान का एग्जाम्पल दिया गया। उड़ान भी ऐसी कंपनी थी जिन्होंने अपना खुद का घाटा करवाया 5,000 करोड़ रुपए का 5 सालों के अंदर। उसी प्रकार से जियो का एग्जाम्पल दिया गया। जियो ने तो इससे भी बड़ा लॉस करवाया था अपना। ठीक है, क्या लॉस करवा के क्या सारा लॉस चला गया? नहीं। आप देख पाओगे आज के टाइम पर ये अर्निंग हो चुकी है वापस यहाँ पर। अब यहाँ पर अर्निंग जनरेट हो रही है। पहले तो लॉस करवा लिया, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ रहा है, बराबर उससे पैसा आ रहा है। इन्होंने बोला ये जो कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ के पास जो फंडिंग आ रही है वो फॉरेन वेंचर कैपिटल से आ रहा है। ठीक है, बाहर से फंडिंग आ रही है खूब। ठीक है, अमेरिका पेंशन फंड, यूनिवर्सिटी एंडोमेंट, खूब फंडिंग आती है बाहर से। अब बाहर से फंडिंग आ रही है, इनको एक सस्टेनेबिलिटी मिल रही है, इनके पास पोटेंशियल है। लेकिन क्या डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे कर सकता है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास इतनी पावर तो नहीं है। दिक्कत वाली बात क्या है, फ्लिप साइड क्या है कि जो इंडिया के मिलियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, इनके पास ऐसा कोई फाइनेंस देखने को नहीं मिलेगा। ये लोग तो यहाँ पे वही 5 रुपये कमा रहे थे, उसी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, हर प्रोडक्ट के ऊपर इतना पैसा कमाने के बाद तो क्या होता है, बाद में अपना छोटा मोटा बिजनेस सेट करते हैं, उसके ऊपर भी यहाँ पर आप कह सकते हो लोन लेकर ही बिजनेस सेट करते हैं, कुछ सिक्योरिटी रखते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। जबकि ये कंपनीज क्या कर रही हैं, इन चीज़ को सप्रेस करती हुई नजर आ रही हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि देखो ये जो कंपनीज है आज के टाइम पर कॉम्पिटिटर्स वगैरह को कट कर देती हैं और अपना यहाँ पर एक मार्केट जमाती हुई नजर आती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर जियो का दिया गया, टेलीकॉम सेक्टर में जैसा जियो ने यहाँ पर किया है। ठीक है, पूरा मार्केट हिल गया था जब जियो आया था, पूरा मार्केट अनस्टेबल हो गया था, ये आपको पता होगा, खासकर टेलीकॉम सेक्टर है ना। ये हम लोग को देखने को मिलता है। तो अपने काफ़ी सालों तक ये अपना काफ़ी बड़ा घाटा सह सकती हैं, फिर उसी घाटे के बाद यहाँ पर वही यहाँ पर उसी से ये प्रॉफिट निकालती हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग, एक इलीगल प्राइसिंग। और ये इलीगल बहुत सारे देशों के अंदर है, इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी इलीगल है, हालांकि यहाँ पर इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जा रहा है। उसके बाद क्या ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम है? नहीं, ये पूरे ग्लोबल प्रॉब्लम है, दुनिया भर की यहाँ पर आज के टाइम पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अब ऑथर बोलते हैं व्हाट इंडिया फेसेस, इंडिया एग्जैक्टली क्या फेस कर रहा है। देखो इंडिया के केस में अगर हम लोग बात करें, फॉरेन कैपिटल बहुत तेज़ी से आ रहा है, बाहर से फंड आ रहा है। ठीक है, लार्ज सम ऑफ फ्री मनी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका से जो है फंड वगैरह दिया जा रहा है इंडिया के स्टॉक मार्केट में, स्टार्टअप मार्केट्स में खूब पैसा आता है। फिर वो स्टार्टअप मार्केट से जनरेट करते हैं, अपने लॉस में मार्केट को अपनी कंपनी को उठाते हैं, फिर यहाँ पर आप कह सकते हो लॉस में उठाने के बाद उन्हीं चीज़ों से वो पैसा कमाते हुए नजर आते हैं। ये क्लियर हुआ। इससे क्या हो रहा है, बहुत सारी जो इंडियन फैमिलीज हैं, खासकर डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे लोग हो गए जो कि इसी इंटरमीडिएटरी के अंदर में आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर बीच में यहाँ पर इस चीज़ों को सप्लाई करें, तो उनका जीवन काफ़ी बड़ा अफेक्ट हुआ है, उनकी इनकम वगैरह खत्म हुई है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आप डिस्ट्रीब्यूटर काम रहेगा नहीं, आप डायरेक्टली कंपनी से कॉन्टैक्ट कर रहे हो, तो ये यहाँ पर प्रोसेस कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या है, जो दुकान वाला है, दुकान वाले को प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है, तो वो डायरेक्टली कोलगेट से ही तो लेगा। ठीक है, अब सस्ते में मिल रहा है क्योंकि वही प्रोडक्ट अब दुकानदार को 35 में मिल रहा है, और वो प्रोडक्ट पहले कितने मिल रहा था, पहले यहाँ पर उसको जब डिस्ट्रीब्यूटर लाकर दे रहा था तो 45 में मिल रहा था। तो यहाँ पर दुकानदार उसी के पास जाएगा, लेकिन ये नहीं पता आगे क्या एग्जैक्टली होने वाला है। क्लियर हुआ। तो ये सब कुछ है इलीगल प्रीडेटर प्राइसिंग के बारे में, एक इलीगल प्राइसिंग यहाँ पे बताया गया। इससे इंडिया के अंदर लगभग 20 मिलियन पीपल, लगभग 100 मिलियन 20 मिलियन परिवार, अगर इसको हम पीपल में देखें तो 100 मिलियन जो पीपल हैं इंडिया के अंदर, कहीं ना कहीं उनकी लाइवलीहुड के ऊपर काफ़ी बड़ा अफेक्ट देखने को मिलता है।
क्लियर हुआ, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोई सिचुएशन सही नहीं करेगा, ये हमारे कंट्री के अंदर एक सोशल अनरेस्ट लेकर आएगा। बाद में लोग यहाँ पर आप कह सकते हो बताएंगे अच्छे से कि एग्जैक्टली क्या देखने को मिला है, लोग का प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिलेगा। सोशली यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती हुई नज़र आ सकती है। मैंने टू द पॉइंट लाइन टू लाइन आपको सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर ऑथर ने क्या क्या बोला यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तमिलनाडु के यहाँ पर महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या सिचुएशन देखने को मिली है, ये जो लगभग कितने यहाँ पर लोग हैं जो कि अफेक्ट हो रहे हैं, मैंने आपको समझाया। क्रिएटिव डिसरप्शन कैसे है मैंने आप लोग को बता दिया। ये दुनिया भर की प्रॉब्लम है, इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया क्या फेस कर रहा है मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये भी बता दिया है। कितने लोग हैं यहाँ पर आप देख पाओगे, सारे डेटा मैंने आप लोगों को ये प्रोवाइड करवा दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। जो अगला एडिटोरियल वो बात करता है स्टॉर्म वार्निंग ऑफ मेगा सिटी कॉलैप्स। जो मेगा सिटी होते हैं बड़े बड़े शहर होते हैं जहाँ पर लाखों की आबादियाँ होती हैं, ठीक है। तो क्या है आज के टाइम पर जो ये अर्बन शहर हैं, जो शहर वाले एरिया हैं खासकर, यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है किस चीज़ की, हम लोग कुछ चीज़ों को फॉलो करें। फॉलो करने के बाद हम लोग क्लाइमेट चेंज को टैकल करें। ऐसा नहीं है सजावट में लगे पड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, सोलर पैनल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। देखो इसकी भी आवश्यकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आप और थोड़ा चीज़ों को बेहतर कर पाओ, ठीक है। आपका खासकर अपनी जो फंक्शनल मतलब आप कह सकते हो जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है वो अच्छा सा उनका इन्वॉल्वमेंट रहे, ताकि क्लाइमेट चेंज से टैकल कर पाए। ऐसा ऑथर क्यों बोलता है, क्योंकि हमने देखा बाढ़ की सिचुएशन रिसेंटली देखने को मिली है। चलो इसको भी डिस्कस करते हैं डिटेल में, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे बोला गया कि आज के टाइम पर शहरों को ज़रूरत है यहाँ पर किसी चीज़ की, एक फंक्शनल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की, ठीक है। एक जो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो कि जिम्मेदार हो, जो कि अच्छे से काम कर रही हो। अब जिम्मेदार क्यों बोला गया मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा ये ऑथर क्या बोलता है। तो पहली बात तो इन्होंने बोला कि हमने ये देखा दिसंबर 30 मतलब पिछले महीने की बात है, दिसंबर 30 2021 की, चेन्नई के अंदर एक भारी भरकम बारिश देखने को मिली और ऐसा लगा मानसून लौट आया, ठीक है। दिसंबर के मंथ में ऐसा लगा मानसून लौट आया। तो कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज का काफ़ी बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं ये अपने आप में बहुत खतरनाक होते हैं। और ये जो बाढ़ आई थी, मतलब हमने देखा कि काफ़ी तेज बारिश हुई थी, इसकी वजह से बाढ़ भी आई और काफ़ी बुरी सिचुएशन क्रिएट हुई। उसी प्रकार से तमिलनाडु की जो कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत भारी भरकम बारिश हुई, ठीक है। अब जब भारी भरकम बारिश हुई उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार का पिक्चर निकल गया है, लोग अटके रहे। रात में क्या सिचुएशन देखने को मिलेगा, एम्बुलेंस की इधर सायरन बज रही है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर मामला अटका पड़ा है, ट्रैफिक काफ़ी बड़ा जाम है और बारिश में आप कह सकते हो फिर बाढ़ काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, उससे काफ़ी बड़े लोगों का नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिल रही है तमिलनाडु चेन्नई के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद बताया ये सारी चीज़ें हमें याद दिलाती हैं 2015 के फ्लड की। तमिलनाडु के अंदर 2015 में एक बहुत विकट बाढ़ आई थी, आप लोग को मालूम होगा, ग्रेट डेल्यूज बोला जाता है। मतलब कि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक बाढ़ देखने को मिली थी, ठीक है। हालांकि हम लोग यहाँ पर उसको देख सकते हैं, उस समय डेथ भी बहुत हुई थी, लेकिन उस समय डेथ और आज के डेथ को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय डेथ कुछ ज़्यादा मात्रा में हुई थी, ये हम लोग कह सकते हैं एग्जैक्टली। उसके बाद यहाँ पे बोले तो बोला गया कि देखो हो क्या रहा है, ये जो 2015 के अंदर फ्लड देखने को मिला था, 2015 में तमिलनाडु के अलावा 2005 में मुंबई के अंदर भी एक बहुत बड़ा फ्लड आया था। 2005 में एक बहुत खतरनाक फ्लड आया था। और जब ये फ्लड आए, जब ये बाढ़ आती है, हम देखते हैं भाई काफ़ी सारे लोगों की जान जा रही है, उसका क्या करते हैं तुरंत हम लोग लिख लेते हैं भाई अब यहाँ पर चेंज ये करना है, अपने पॉलिसीज़ को यहाँ पर ये बदलना है, लॉस को अलग हिसाब से लेकर चलना है। लिख तो लिया, क्या उसको इम्प्लीमेंट किया? नहीं किया। तो ये चीज़ यहाँ पर ऑथर बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि आपने क्या किया, बोला कि हम लोग चेंज करेंगे, सब चीज़ों को बदलेंगे, लेकिन जितना भी कानून सब लिखा गया है वो सब आपको पेपर पर देखने को मिलेगा, चेंजेस कुछ नहीं किए गए, ठीक है। तो बदलाव कुछ नहीं किए गए, वही सिचुएशन वापस से देखने को मिल जाती है। तो अपने आप में एक कंसर्न बनता चला जाता है। गलती से सीखना चाहिए, लेकिन क्या किया यहाँ पर कुछ भी नहीं सीखा गया। उसके बाद बोला गया जो मानसून ऑफ 2021 जो साल 2021 का मानसून सेशन है चेन्नई के अंदर, बताया गया यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा रिसीव हुई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर ऑथर बोलते हैं अगर मान लो क्लाइमेट चेंज वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्लाइमेट चेंज मतलब कि हमारा टेम्परेचर वगैरह रेगुलरली गर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ये जो शहर वाले एरियाज़ है, अर्बन डेवलपमेंट इसके सामने टिक पाएगा? नहीं। आप देख पाओगे सिचुएशन काफ़ी ख़राब है आज के टाइम पर, ठीक है। जो नई अप्रोच है ना, यहाँ पर आप लोग ध्यान रख रहे हो किस चीज़ को लेकर, यहाँ पर आप लोग ध्यान रख रहे हो एस्थेटिक्स के ऊपर, मजबूती को लेकर, कुछ प्लान्स को लेकर, फैंटेसी प्लान्स यहाँ पर सोच रखे हैं, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। हालांकि ध्यान हम लोग को थोड़ा से अलग हटाना पड़ेगा। आज के टाइम पर हम लोग ग्रीन रूफ के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, सोलर पावर के ऊपर, ठीक है, ये सबको बिल्कुल किया जाएगा। लेकिन ये सारी बातें आपके रिवर्स, मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने से रोक नहीं सकती। मतलब क्या है, मतलब ये बोला कि आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पावर्स के ऊपर काम करो, बहुत अच्छा, करना भी चाहिए, ठीक है। इससे हम लोग आगे क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे। लेकिन क्या हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए?
क्योंकि यहाँ पर एक तरफ आप लोग सोलर पैनल्स और इन सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर काम कर रहे हो, दूसरी तरफ एनवायरमेंट भी तो बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पर एनवायरमेंट बर्बाद हो रहा है। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए जो रिवर्स हैं, मैंग्रोव्स हैं, मार्शेस हैं, गार्डन है, एनवायरमेंट है, इसको प्रोटेक्ट करो। ठीक है, जो आप लोग सोलर पावर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन चीज़ को रिप्लेस कभी नहीं कर पाएंगी। अगर आप लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन दोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर क्लाइमेट जो चेंज है उसके बहुत बड़े बड़े खतरे आप देख सकते हो, आने वाले टाइम पर भी हम लोग को ये नज़र आते रहेंगे। लेकिन एनवायरमेंट को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरमेंट नहीं बचेगा, अगर आपने पर्यावरण को प्रोटेक्शन नहीं दिया तो क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा। आपने पेड़ की कटाई कर दी, पेड़ आपको ऑक्सीजन नहीं देगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एनवायरमेंट के अंदर घूमेगा, कार्बन घूम रहा है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, जो आइलैंड्स है वो डूब रहे हैं। इस प्रकार की सिचुएशन नजर आ रही है, तो अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है ये। तो आपको सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए आपको मेन जो फोकस करना है एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, हम लोग शहरों को सजाने में लगे पड़े हैं, सोलर पावर्स और इन सब के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन दो, जो कि एक लीगल यहाँ पर एक सही बात यहाँ पर एनवायरमेंट ऑथर की देखने को मिलेगी। हालांकि उस पर भी काम करना ज़रूरी है, ऑथर ये भी मेंशन करते हैं। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स यहाँ के बारे में बताया गया। इन्होंने बताया इन इट्स रिपोर्ट्स ऑन रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी, जो रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया की रिपोर्ट है, इन्होंने बताया कि जो नीति आयोग यहाँ पर बोलता है जो कोविड-19 पैंडेमिक है, देखो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से सिचुएशन काफ़ी ख़राब हुई है, और यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक ने हम लोग को एक सीख दी है। सीख ये दी है कि साल 2030 तक हम लोग को हेल्थ के मामले में भी आगे निकलना है। आपको क्लाइमेट के ऊपर तो काम करना है, लेकिन हेल्थ के मामले भी आपको आगे करना है। क्लाइमेट इम्पैक्ट काफ़ी अफेक्ट कर सकते हैं शहर को, और बोला गया तो क्लाइमेट के ऊपर ध्यान दो प्लस हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद बोला गया ये, अब आता है मेन मुद्दे पर। ऑथर ये बोलते हैं कि देखो जो अप्रोच है आज के टाइम पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीज़ों पर ध्यान दे रही है। ठीक है, केंद्र सरकार यहाँ पर ध्यान दे रही है, लेकिन क्या लोकल गवर्नमेंट का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा? नहीं। तो बहुत सारी जगह पर इनफैक्ट लोकल गवर्नमेंट बहुत लंबे समय से रूल कर रही है, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तभी चीज़ों के अंदर बदलाव आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को आगे थोड़ा सा समझाऊंगा। देखो सोल्यूशन यहाँ पर ऑथर क्या बोलते हैं, हम लोग को आज के टाइम पर ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि एक सेंटर रोल हो। सेंटर रोल किस में हो? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट में, जो एक लोकल एरिया के अंदर, अभी मान लो हमने तमिलनाडु का एग्जाम्पल लिया, तो तमिलनाडु में ये बाढ़ देखने को मिली। तमिलनाडु के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है, अगर उसने यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से एनालाइज की थी, हाँ ये बाढ़ हुई थी, इससे क्या क्या सिचुएशन हुई है, कितने तबाही हुई है, अगर उन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद वो अगर आगे प्रॉपर लॉ को इंप्लीमेंट कर देते तो इससे सिचुएशन खराब होती? बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सारी बातें आपने पढ़ तो ली, आपने देख लिया कि हाँ सिचुएशन हो सकती है, आने वाले टाइम पे आपको पता है कि फिर से ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, लेकिन आपने कोई भी सुधार नहीं किया, तो अपने आप में सबसे बड़ी गड़बड़ी है। तो क्या होगा, यहाँ पर केंद्र सरकार का जो रोल है वो है यहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। यहाँ पर सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि भाई यहाँ पर क्या हो, एक इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट हो प्रॉपर डेमोक्रेटिकली यहाँ पर, ठीक है, जो कि लोगों के थ्रू यहाँ पर चूज करके बैठाई हो। तमिलनाडु के अंदर क्या देखने को मिलता है, जो यहाँ की अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, इनके पास प्रॉपर इलेक्शन नहीं हुआ है, और पिछले 10 सालों से कोई प्रॉपर इलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप खुद देख सकते हो 10 सालों से प्रॉपर कोई इलेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तमिलनाडु को एक लंबा चौड़ा स्टेट लाइन कोस्टल एरिया देखने को मिलेगा, तट वाला एरिया देखने को मिलेगा, जहाँ पर समुद्र किनारे, वहाँ पर साइक्लोन लगातार हिट होते रहते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन देखने को मिलती है। उन साइक्लोन की वजह से और भी सिचुएशन पर, और भी जगह पर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन तब भी वहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर सही से काम नहीं कर पा रही। तो आपको क्या है, ज़रूरत है कि इसको बदलो। ठीक है, आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी तो कुछ स्टेप उठाएगी, लेकिन तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं इनकी इलेक्शन हुआ नहीं है पिछले 10 सालों से, और वो अपने मन की मर्जी चल रही है, चीज़ों को इंप्लीमेंट कर ही नहीं रही हैं। जो होगा होगा, हमारी सरकार तो बनी पड़ी है, कैसे डूब जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर क्या हुआ कि अगर देखने को मिला कि हाँ काफ़ी सारे लोगों की जान गई, सरकार ने कुछ नहीं किया, वोट अगेंस्ट में चले जाएंगे, लोकल गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, लेकिन लोकल गवर्नमेंट बदली नहीं रही है, इलेक्शन ही नहीं हो पा रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना यह है कि भाई लोकल गवर्नमेंट के अंदर आप एक तरीके से चेंजेस लेकर आ सकते हो, जो कि काफ़ी बड़ा प्रभाव डालेगा। उसके बाद यहाँ पर ऑथर बोलते हैं एक फैमिलियर स्टोरी के बारे में। फैमिलियर स्टोरी के अंदर क्या बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशन बहुत सारी जगह पर देखने को मिला है। जो इंडियन सिटीज़ हैं यहाँ पर आप देख पाओगे कंटिन्यूअसली यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर भी आपको बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। लेकिन आज के टाइम पर जो ये डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, खासकर क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इससे काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। जो आज के टाइम पर मुंबई ने काफ़ी पहले एक्सपीरियंस कर लिया है, चेन्नई के अंदर आपने देखा स्टॉर्म वार्मिंग्स रिसेंटली आए हैं, काफ़ी बड़ी यहाँ पर वार्निंग्स दी गई हैं,
और ये सब बवाल जो हो रहा है दूसरे दूसरे में हम लोगों ने स्टेट्स में देखा है, इतना बड़ा बवाल हुआ है, इतनी भारी भरकम बारिश हुई है जिसकी वजह से फ्लड्स आए हैं, साइक्लोन्स हिट हुए हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर स्टॉर्म आए, आंधी तूफान आया है। इससे हम लोग को सीख लेनी चाहिए, हमारी एक वार्निंग है, लेकिन आज के टाइम पर ये इस वार्निंग का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो हमें ज़रूरत है आज के टाइम पर कि भाई हम अपने स्मार्ट अर्बन जो सिटीज़ हैं उनको सजा दिलाने के चक्कर में, मतलब कि यहाँ पर जो सोलर पावर प्लांट्स और इन सब चीज़ों के ऊपर जो फोकस कर रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के फंक्शन के ऊपर ध्यान दें कि वो जो कैसे फ्लड्स को हैंडल करेगी, ठीक है, कैसे हीट वेव को संभाला जा सकता है, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इकॉनमी को अच्छे से रन करेंगी, कैसे हम लोग एनवायरमेंट को आगे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, तो ये ज़्यादा मैटर करता है, ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, एक्जैक्टली क्या देखने को मिला। रिपोर्ट यहाँ पर एक थी, रिपोर्ट के बारे में बताया, यहाँ पर सिटी की ग्रोथ के बारे में मैंने पूरा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बताया, कार्बन एमिट हो रहा है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मैंने आपको ये बताया फेमिलियर स्टोरी क्या है ऑथर की, ऑथर ने क्या क्या एक्जैक्टली बताया, तो वो चीज़ें मैंने आपको सारी चीज़ें एक्जैक्टली बता दी हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा इसका थंबनेल जो है एक आर्मी डे के ऊपर लगा रखा है। थंबनेल के लिए मैंने पहले से एक कंटेंट तैयार कर रखा था, ठीक है, क्योंकि थंबनेल हमारा रेडी हो जाता है, इसी वजह से क्या है ना, थंबनेल में काफ़ी देरी लगती है बनाने में, तो इसी वजह से एक रात पहले एक टॉपिक चूज़ करके उसी पे थंबनेल बना दिया जाता है, तो इससे मतलब जो टॉपिक है हमारा, जो वीडियो है वो जल्दी अपलोड हो जाता है, तो एक थोड़ा सा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो थंबनेल में हमने आर्मी डे के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि आर्मी डे रिसेंटली चर्चा में था। आर्मी डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल 15 जनवरी को इंडिया के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ताकि हम लोग क्या कर सके, अपने जवान्स इंडियन आर्मी को पूरी तरह से एक सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकें। उसके बाद जो यहाँ पर इस साल जो इंडियन आर्मी डे, जो इस साल इंडिया है, इंडिया ने यहाँ पर आप कह सकते हो 74th आर्मी डे सेलिब्रेट किया है अभी रिसेंटली 15 जनवरी को। और आर्मी डे का अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बारे में बात करें तो 15 जनवरी 1949 में फील्ड मार्शल कोंदन रे एम करियप्पा इनका नाम है, ये बेसिकली एक लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे, ये पहली बार इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के, तब से हम लोग इंडियन आर्मी डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनसे पहले जनरल सर फ्रैंकिस बचर, ये एक लास्ट ब्रिटिश पर्सन थे जो कि इंडियन आर्मी वाली पोस्ट संभाला करते थे। क्लियर हुआ। उसके बाद जो ये केमी करियप्पा हैं, ठीक है, केएम करियप्पा हैं, इन्होंने यहाँ पर एक स्लोगन अडॉप्ट किया, जय हिंद, जिसका मतलब था विक्ट्री ऑफ इंडिया, भारत की जीत, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया 15 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जो भी मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रिलेट कर सकते हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल है, पहली बात यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, अ लाइफ लाइन एनिमल फ्रेम्ड, ये वही वाला मुद्दा है, पिग का हार्ट वाला, जो एक सुअर का दिल है वो निकाल कर एक मैन के हार्ट में लगाया गया है, उसके बारे में बताया गया। ऑथर बोलते हैं ऐसी सिचुएशन हम लोगों ने पहले भी देखी है, रिसेंटली भी काफ़ी सारे ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, मुद्दा ये है कि अब की बार भी ये देखना है कि वो व्यक्ति सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते जिनके अंदर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। ये आर्टिकल ऑलरेडी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका है, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ों को कनेक्ट कर सको जो भी नए व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, लगभग 3 से 4 बार मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। एग्जैक्टली एक सेकंड, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर। ये पिक्चर आप देख पाओगे, अभी कुछ दिन पहले चर्चा में था, हुआ क्या था कि लगभग 7 जनवरी के आसपास यूएस के कुछ सर्जन्स हैं जिन्होंने एक ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेसफुली किया, एक सुअर का हार्ट निकाल कर, जो हार्ट है बेसिकली, ये हार्ट निकालने के बाद क्या किया, एक इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट किया, और वो जो इंसान है वो लगभग 57 ईयर ओल्ड है, ठीक है, 57 साल की यहाँ पर व्यक्ति देखने को मिलेंगे, ये आपको उनका इमेज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो चुका है, तो अब ये कितना जीते हैं या फिर कितना सर्वाइव करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इससे पहले 1997 में असम के अंदर भी ये काम किया गया था, और असम में यहाँ पर जिन व्यक्ति के अंदर ये ट्रांसप्लांटेशन हुआ था वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए थे, 1 सप्ताह बाद यहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। तो यही सिचुएशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि ये चीज़ें सक्सेसफुली आगे बढ़ पाती हैं, मतलब जो ये ट्रांसप्लांटेशन है ये सक्सेसफुली आगे हो पाता है, ये व्यक्ति आगे आराम से सर्वाइव कर पाते हैं, तो ये काफ़ी सारे लोगों के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज के टाइम पर ऑर्गन्स की नीड है, ऑर्गन्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इन ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने ये जो पिग है इसी को क्यों चूज़ किया, क्योंकि पिग और ह्यूमन का जो ऑर्गन सिस्टम है उसके बीच में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी नज़र आती है। खासकर आप देख पाओगे दोनों के हार्ट के बीच में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों का, जैसे ह्यूमन का हार्ट आप देख पाते हो तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बाद जब पिग का हार्ट देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी सिंपल सा स्ट्रक्चर ये देखने को मिलेगा, है ना। हालांकि यहाँ पर सिमिलैरिटी है, उसी प्रकार से किडनी भी काफ़ी सेम नज़र आएगी, लेवर भी काफ़ी सेम नज़र आएगा, लंग्स भी काफ़ी सेम नज़र आएंगे, तो इसी वजह से यहाँ पर पिग्स को किया गया है चूज़, ठीक है, ये क्लियर हुआ।
अब उसके बाद यार 1 घंटा हो चुका है ऑलरेडी, 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। ये आर्टिकल डिटेल में काफ़ी यार, इसको भी डिस्कस करना है तो इसको हम लोग कल ही डिस्कस करेंगे। अब इस समय तो हो नहीं पाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 1:20 1:25 तक पहुँच जाएगा, मतलब 1 घंटा 25 मिनट तक। तो मैं नहीं चाहता इतना ज़्यादा लंबा ये वीडियो पहुँचे। यहाँ पर बेसिकली क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्सिंग लगाने के बारे में चर्चा की गई है। क्रिप्टो करेंसी क्या है मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। देखो ये जो आर्टिकल है ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कुछ सीखा नहीं, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें familiar हैं। मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। क्रिप्टो करेंसी क्या है मैंने आपको बता रखा है। बेसिकली यहाँ पर रेगुलेशन बिल के बारे में चर्चा की जा रही है। मैंने रेगुलेशन बिल के जो नोट्स हैं इनफैक्ट आपको टेलीग्राम पर शेयर कर रखे हैं, चाहो तो आप सर्च करना, आपके सामने सारे नोट्स आ जाएंगे इस बिल को लेकर। मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझाया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया, ठीक है, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये आर्टिकल यहाँ पर रुक रहा है, इसको कल कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी यहाँ पर छूटता नहीं चीज़ें, मैं सारी चीज़ें कवर करता हूँ, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। अब क्या है ना, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस पर फोकस कर नहीं रहा हूँ। उसके बाद ये अगला आर्टिकल है, मैंने आपको बताया, इसको हम लोग शुरू में मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिसेंटली हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया श्रीलंका के बीच में अग्रीमेंट हो चुका है, भारत काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, भारत ने काफ़ी सारा पैसा प्रोवाइड किया ताकि श्रीलंका अपने जो भी सिचुएशन खराब है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहाँ से निकल सके। तो यह बताया गया है। तो मतलब श्रीलंका की पूरी तरह से हेल्प कर रहा है भारत। हालांकि श्रीलंका के जो मतलब कारनामे हैं वो अलग ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा फिशरमैन का इशू वाला, फिशरमैन के इशू पर यहाँ पर भारत को सपोर्ट कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी भारत यहाँ पर आप देख पाओगे श्रीलंका को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। चाइना का काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा श्रीलंका के अंदर, वही सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है, काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो इतना ही था आज का इस वीडियो के अंदर। सारी आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट था वो कवर करवा दिए गए हैं। जो आर्टिकल रह गया उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, कल कवर करवा दिया जाएगा। आज वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी, इसी वजह से मैं यहाँ पर उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।